एक आंकड़े के अनुसार अगर इसी तरह हमारी आबादी बढ़ती रही तो 2027 तक हम पूरे विश्व के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश बन जाएंगे। एक आंकड़ा यह भी है कि 1947 में हमारी आबादी 36 करोड़ थी और आज 2021 में हम 136 करोड़ से ज्यादा है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में हर साल 2 करोड़ 40 लाख बच्चे जन्म लेते हैं और 88 लाख लोगों की मृत्यु होती है और इस हिसाब से हर वर्ष हमारी आबादी में 1.5 करोड़ का आंकड़ा जुड़ जाता है। कहने वाले कहते हैं कि पूरे विश्व का मात्र 2.4% भूभाग हमारे हिस्से में है, लेकिन अगर आबादी की बात करें तो हम पूरे विश्व में 18% आबादी रखने वाले देश हैं, जो कहीं ना कहीं खतरा है। और आज जब जनसंख्या नियंत्रण पर बात हो रही है तो आपको यह बारीकी से समझना होगा कि आखिर ये जनसंख्या को रोकना जरूरी क्यों है। जनसंख्या वृद्धि से हमें क्या घाटा है? क्या जनसंख्या सिर्फ मुसलमान बढ़ा रहे हैं? और इसके अलावा उन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट एक्सप्लेनर देख रहे हैं। संसाधन कम है और आबादी ज्यादा है और इसी के चलते हम रफ्तार में विकसित नहीं हो पा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी भी देश की आबादी बिना नियंत्रण के बढ़ने लगती है तो तबाही आती है और इसी के चलते उत्तर प्रदेश में आया नया कानून पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाकर गलत किया, और इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाओं का आना लाजमी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि महिलाओं को शिक्षित करिए। बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि पुरुषों को शिक्षित करिए। बिहार के पंचायती राज के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि उन लोगों को चुनाव मत लड़ने दीजिए जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। इस पर सारी राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन एक विचार और है जिसको हम और आप सच के नाम से जानते हैं। और सच यह है कि अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम विकसित नहीं हो पाएंगे। तो अब सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि जनसंख्या वृद्धि होता क्या है। जनसंख्या वृद्धि होता है फर्टिलिटी रेट, यानी कि प्रजनन दर, मतलब कि एक महिला अपने पूरे जीवन में कितने बच्चे पैदा करती है। उत्तर प्रदेश का टारगेट यह है कि वो 2026 तक अपना प्रजनन दर घटाकर 2.1 कर लेना चाहते हैं और 2030 तक 1.9। अगर वर्तमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश का प्रजनन दर 3.1 है। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने कई ऑफर्स भी दिए हैं ताकि लोग लालच में ही आकर सही बच्चे कम पैदा करें। अगर बात हम भारत के परिप्रेक्ष्य में करें तो 2016 के आंकड़ों के मुताबिक भारत का प्रजनन दर 2.3 था और यहां पर यह मैं मेंशन कर देना चाहता हूं कि 2016 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश का प्रजनन दर 3.1 था, यानी कि राष्ट्रीय प्रजनन दर से ज्यादा, और इसीलिए शायद योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कदम उठाया है। अब इतिहास में चल लेते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस वक्त सबका मकसद यही था कि उनको बच्चा पैदा करना था और उस वक्त ज्यादा बच्चों का होना गुमान का विषय होता था और इसी के चलते हिंदू और मुसलमान के बीच जो गैप था प्रजनन दर का वो ज्यादा नहीं था, मात्र 10% का गैप था उस वक्त। और उसके बाद धीरे धीरे जब सरकार सख्त हुई तो प्रजनन दर धीरे धीरे घटने लगा। यहां पर यह मेंशन कर देना जरूरी है कि उस वक्त हिंदुओं का प्रजनन दर थोड़ा तेजी से घटा और मुस्लिमों का थोड़ा धीरे धीरे। जो गैप हिंदू और मुसलमानों के बीच 1947 में मात्र 10% का था, 1992 आते आते वो 33% का हो गया। मतलब मुस्लिम का प्रजनन दर 33% ज्यादा हो गया हिंदुओं से। एक आंकड़ा यह भी है कि साल 2000 में भारत का प्रजनन दर 3.2 था और आज साल 2016 में 2.3 था। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रजनन दर कम नहीं हुआ है, कम तो हुआ है, लेकिन इसे और कम करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो साल 2000 में उत्तर प्रदेश का प्रजनन दर 4.7 था, लेकिन अभी 2016 में यह 3.1 है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में भी हमने घटते प्रजनन दर को देखा है, लेकिन यह काफी नहीं है, क्योंकि अगर इतने स्पीड से भी हम बढ़ते रहे तो 2027 में विश्व के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश बन जाएंगे। मिला जुलाकर जब भी हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं तो हिंदू और मुस्लिम वाला एंगल नहीं लाना चाहिए, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े हैं और ये आपको जानने भी जरूरी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक ऐसी संस्था है जो पूरे भारत में सर्वे करती है। 2005 में जब इन्होंने सर्वे किया था तो मुस्लिम महिलाओं का प्रजनन दर 3.4 था, यानी कि 20 मुस्लिम महिलाएं 68 बच्चे पैदा करती थी
और 2004-5 में हिंदू महिलाओं का प्रजनन दर 2.6 था, यानी कि 20 हिंदू महिलाएं 52 बच्चे पैदा करती थी। इसका मतलब यह कि हिंदू और मुस्लिम में 30.8% का गैप था। अब यह सुनकर आप ये मत सोचिएगा कि मुस्लिम महिलाओं ने ज्यादा बच्चे पैदा किए, क्योंकि इसमें सुधार भी हुआ है। अब हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 2015 और 16 के आंकड़ों की बात करें तो उस वक्त मुस्लिम महिलाओं का प्रजनन दर 2.6 हो गया था, मतलब 3.4 से घटकर 2.6, और हिंदू महिलाओं का प्रजनन दर 2.6 से घटकर 2.1 हो गया था। हालांकि एक सच यह भी है कि अभी भी मुस्लिम महिलाओं का प्रजनन दर हिंदू महिलाओं से 23.8% ज्यादा है। लेकिन एक आंकड़ा जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो ये कि 1992 में यह गैप 33% का था और आज 23% का हो गया है। इसका मतलब मुस्लिम महिलाओं ने भी कम बच्चे पैदा करना शुरू कर दिए हैं। सरकार का जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाना बिल्कुल सही है, बस हमें किसी एक धर्म को या फिर किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए। बेशक अभी भी मुस्लिम महिलाओं का प्रजनन दर हिंदुओं से ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम भेदभाव करें। हमारा मुख्य मकसद यह है कि हमें जनसंख्या पर काबू पाना है और हमें इसके लिए काम करना भी चाहिए, क्योंकि अगर लगातार जनसंख्या बेतहाशा बढ़ते गए तो एक देश के रूप में हम कमजोर होंगे, ना कि ताकतवर। और इसके लिए सरकार को जरूरत है कि लोगों को जागरूक करे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बातचीत करने की, कुछ ऑफर्स देकर लोगों को समझाने की कि बच्चा पैदा करने से ज्यादा लाभ नहीं है। बाकी जो हो रहा है आप देख रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन का एक्सप्लेनर देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।